वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म होने वाला है और खत्म होने से पहले आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना है और अपना आईटीआर फाइलिंग के लिए तैयार हो जाना है। अब दोस्तों, बजट 2025 के आने के बाद हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी में ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए हैं जो कि आपके मार्च 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, जिससे कि हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे, जिससे कि आप अप टू डेट रह सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अब दोस्तों हम लोग इनकम टैक्स और जीएसटी के ऐसे कौन कौन से चेंजेस जो मार्च 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और एक टैक्स पेयर और एक आम इंसान के लिए बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं। अब दोस्तों, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है? ई वे बिल बना सकता है बाय यूजिंग ENR 03, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, गुड्स की ट्रैकिंग भी यहां पर प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज की हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि दोस्तों आपकी जो 12 लाख तक की इनकम है उस पे आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मार्च 2025 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेबल ये आपका रहेगा 1 अप्रैल 2025 से आपका जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि ये चेंजेस जो हैं वो आपके अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और दोस्तों, ये जो है ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए ये स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि जो पहले दोस्तों सेल पे टीसीएस लगा करता था वो 1 अप्रैल 2025 से यहां पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ये भी है, बजट 2025 के बाद आया है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि आप एक हाउस को ही क्या कर सकते थे, सेल्फ ऑक्युपाइड मान करके अपना एनएवी नील करवा सकते थे, लेकिन दोस्तों बजट 2025 के आने के बाद क्या हुआ, अब यहां पर एक की जगह 2 हाउस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर कर दिया है, जिससे कि आपको जो एनएवी होगा वो अब 2 हाउस का ही नील कर सकते हैं। अब दोस्तों, 5वां इंपॉर्टेंट चेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों सेक्शन 139(8) यानी कि जो आपका अपडेटेड रिटर्न था वो दोस्तों आप क्या था, 3 साल तक का आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते थे, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने क्या सोचा कि हमारा जो रेवेन्यू है ये आईटीआर फाइल करने से बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या करा, इसको 36 महीने की जगह यहाँ पर 48 महीने कर दिया, जिससे कि डिपार्टमेंट का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो पाए। नेक्स्ट दोस्तों, 6 चेंज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका जो स्लैब रेट है उससे जुड़ा है, यानी कि दोस्तों 12 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना न्यू टैक्स रिजीम में, जो आपका बजट 2025 के बाद आने वाला है। अब क्या है दोस्तों, उसमें जो मार्जिनल रिलीफ मिला करता था और जो रिबेट मिला करती थी उसमें भी यहाँ पर बदलाव हो जाएगा कि आपको जो 12,75,000 तक का आपका मार्जिनल रिलीफ मिला करेगा, और जो आपका 87A का जो रिबेट है वो दोस्तों 12 लाख तक का यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बिजनेस कैन रिपोर्ट नेगेटिव लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। पहले दोस्तों क्या हो रहा था कि आप अपना नेगेटिव लाइबिलिटी को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे जीएसटीआर 3B में। अब क्या है कि मार्च से क्या है, जीएसटीआर 3B में भी आप नेगेटिव लाइबिलिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो आपको टैक्स होगा जो नेक्स्ट जीएसटी 3B भरेंगे उससे ये क्या होगा, कम हो जाएगा। दोस्तों, 8वां जो चेंज है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अब क्या होगा, मार्च से HSN कोड जो है और जो वैलिडेशन उसका होने वाला है जीएसटीआर 1 और 1A में, ये दोस्तों मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसकी डेट आगे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि अभी तक क्या है कि पोर्टल में इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो दोस्तों अब चेंज हो जाएगा और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकली भी यहाँ पर उसको प्रोसेस को देखा है दिल्ली में, क्योंकि दोस्तों क्या है, अब जीएसटी सुविधा केंद्र है वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बना दिया है। अब दोस्तों ये प्रोसेस जो है, पहले क्या है, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो प्रमोटर या पार्टनर या इंडिविजुअल है उनको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अपना बायोमेट्रिक यहाँ पर चूज नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके अपना बायोमेट्रिक पूरा करवाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो 15 दिन तक पेंडिंग रह गई तो दोस्तों आपका यहाँ पर ARN जनरेट नहीं होगा, और ARN जनरेट नहीं होगा तो आपका दोस्तों जीएसटी नंबर भी यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगा। 10वें चेंज की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने सुना ही होगा, जीएसटी एमएनएसटी स्कीम सेक्शन 128A के अंदर अगर आप अपना जो टैक्स है वो 31 मार्च 2025 तक जमा कर देते हैं, पर इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो दोस्तों अब नहीं लगेगी। दोस्तों 11वें चेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है
तो दोस्तों आपको 31 मार्च 2025 तक फॉर्म CMP02 फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि आप कंपोजिशन स्कीम में आ पाएंगे। दोस्तों 12वें चेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। जो लास्ट चेंज हमारा यहाँ पे रहेगा कि जो काफी बैंक्स हैं उन्होंने अपने FD के रेट्स यहाँ पर रिवाइज किए हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके जो इंटरेस्ट है उस पे यहाँ पर दोस्तों चेंज आ जाएगा। अगर कोई भी बैंक अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको अपना अमाउंट जो है उस बैंक पे जाके उस FD में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट का लाभ मिल पाए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 12 चेंजेस जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एक नॉर्मल इंसान और एक टैक्स पेयर के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।